अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है एंड ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस वन, ये उसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन है और ये उसकी कंप्रेस पोजीशन है, इस तरीके से। तो इन तीनों पोजीशन के केस में एक बेसिक डिफरेंस आता है डिस्प्लेसमेंट का, दिस वन एंड दिस वन, या इसको भी रुको, ये और ये और ये, दिस इज x, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं x। तो अगर हम इस तरफ अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स है तो इस डायरेक्शन में आएगी स्प्रिंग फोर्स, इस डायरेक्शन में आएगी स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स, इसका एक और नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को इस तरफ खींचोगे वो उतना ही ज़्यादा उस तरफ जाएगा, जितना ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स मैंने बताया था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स उस तरफ है, सो दैट्स वाई इट विल बी माइनस ऑफ के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसके बाद हमने कैलकुलेट की थी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आई थी हमारे पास, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आई थी हमारे पास। ठीक है, अब ये जो आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसमें जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ के एक्स इंटू एक्स, जो आपके पास के एक्स है दैट इज एफ, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 f इंटू एक्स। ये भी एक आपके पास फॉर्मूला बनता है किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, सेकेंडली इफ द स्प्रिंग stretch from x equal to a to x equal to b, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच करता है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, उस सिनेरियो के अंदर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो आपके पास हो जाएगी, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, x1 x2 लिखते हैं, नॉट x a और b, x1 से x2 तक। तो देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, या इतना ऐसे लिख सकते हैं, देन वर्क डन by external force, then work done by external force is equal to change in potential energy, change in potential energy। जितना वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और यहाँ पर जो वर्क डन आएगा दैट इज़ U2 माइनस U1
हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब आपके पास जो u है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। मतलब कि जो मीन पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, इसके लिए जो u की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 0। इसको मैंने बोल दिया x2, इसको मैंने बोल दिया x1। तो मेरे पास जो वर्क डन आया है वो कितना आ गया है आपके पास, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस के बीच, u और x के बीच, ये रहा u, ये रहा x। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ आएगा ऐसा, पैराबोलिक ऐसा। u की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ये है, ये होगी x इक्वल टू कुछ भी ले लो a, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी x इक्वल टू a। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है ये वाली सबसे मैक्सिमम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, या फिर वो वाली सबसे उधर वाली पोजीशन। ठीक है, लिख लो उसको, फिर आगे बात करते हैं। और हो गया।
हो गया, देखिए प्लीज़। तो अब आपके पास, अगर मैं दोबारा से एक बार ग्राफ की बात करता हूँ, इट इज़ लाइक दिस। ये आपके पास ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का। मैं दो एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे लास्ट की पोजीशन की अगर मैं बात करूं, एक ये है और एक ये है, सबसे लास्ट पोजीशन। तो इसको -a बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको +a बोल देते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्लास 9th में पढ़ा था, बताओ क्या होता है? हाँ जी, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी। तो x = -a, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है ½ k a²। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम हो रही है तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा। जब ये वाला बॉक्स इस पॉइंट पे आ गया, सबसे लास्ट पॉइंट पे, अब ये रेस्ट पे रुक गया है, आपने इसको छोड़ा नहीं है, आपने पकड़ा हुआ है इसको, अब ये रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आएगी 0, और जो टोटल एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई है? ½ ma²। अब एट x = a पे सेम सिनेरियो है। x = a पे u क्या हो जाएगा? ½ काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, टोटल एनर्जी इज u + k, तो ये आ गया ½ ka²। लेकिन x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या है? ½ ka²। तो जब काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी पड़ेगी तो मैं E - u कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई है ½ ka²। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो वो कुछ ऐसी आएगी, वो कुछ जो है ऐसी आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास एनर्जी का ग्राफ है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपके पास टोटल एनर्जी है। ये आपके पास टोटल एनर्जी है, ठीक है, लिखो उसको।
चले नेक्स्ट। गुस्सा नहीं दिलाना, समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 1, a long spring is stretched by 2 centimeter. A long spring is stretched by 2 centimeter. Its potential energy is 10 joule. If the spring is stretched by 10 centimeter, its new potential energy will be. We are given with distance in both the cases and potential energy in one of the cases. So u1 upon u2 will be x1 square. देखिए ध्यान से, u आपके पास है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो u1 आपके पास आ जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर, u2 आपके पास आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर. सो व्हेन आई टुक द रेशियो ऑफ u1 u2, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और आपके पास u1 इज़ 10, u2 कैलकुलेट करना है, x1 है आपके पास हाउ मच 2 एंड x2 इज़ 10 स्क्वायर. सो 10 अपॉन u is 1/25, so u will be 250 joule. 250 जूल आपने वैल्यू पुट किया सिर्फ और सिर्फ, यहाँ से आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, a spring of spring constant, a spring of spring constant, a spring of spring constant 5000 Newton per meter is stretched initially by 5 centimeter, stretched initially by 5 centimeter from its unstretched position, from its unstretched position. Then the work required to stretch it further, then the work required to stretch it further
स्ट्रेच इट फर्दर, कितना काम और करना पड़ेगा उसको फर्दर स्ट्रेच करने के लिए। कोई आप में से मुझे बता सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑर्डर टू स्ट्रेच इट फर्दर। 5 सेंटीमीटर से 10 तक लेकर के जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब कुछ होशियार लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 5 लिख देंगे, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर 1/2 के इंटू 5 का स्क्वायर। वो गलत है, ठीक है। ये मत कर देना 10 माइनस 5 कितना रह गया 5, और फिर आप ये फॉर्मूला पुट कर दो हाफ के इंटू 5 का स्क्वायर। लॉजिकली आपको ये सही लगेगा बट ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप जो चेंज निकाल रहे वो 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए निकाल, नॉट 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के 5000, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 10 माइनस 25। तो ये आपके पास आ गया है 2500 इंटू 75, एंड इसका जो आपके पास आंसर आएगा कितना आएगा 25, 5 जा 125, 12, 25, 7 जा 175, 187 इंटू 10 की पावर 2 जूल। ये आंसर है। लिखूँ दोनों क्वेश्चन को और ये क्लैरिटी लेके आएंगे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ये जो है ना आपके पास डिस्टेंस वो सेंटीमीटर में था तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। ये आएगा 1875 जूल। हो गया हैं भाई? चलो नहीं, एक और करो। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर and 3000 Newton per meter respectively are stretched with
stretched with same force, they will have potential energy in the ratio. क्या रेशियो होगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी की? ठीक है, क्या रेशियो होगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी की? क्या होती है एनर्जी? हाफ के। अब बहुत से बच्चे यहाँ इसको यूज़ करेंगे, वो क्या यूज़ कर लेंगे? U1/U2 इज़ K1/K2। 1500/3000, तो उनकी रेशियो कितनी आ जाएगी? 1:2। वो गलत है। गलत किस लिए? बिकॉज वी आर नॉट गिवन एनीथिंग रिगार्डिंग एक्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। हमें क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के अंदर एक्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। वी आर एक्चुअली हैविंग अ स्मॉल हिंट रिगार्डिंग फोर्स। तो फॉर्मूला ऐसा इस्तेमाल होगा जिसमें के भी आएगा और जिसमें एफ भी आएगा। तो आपके पास u है हाफ के एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो के से, डिवाइड कर दो के से, क्या आ जाएगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ के। सो व्हाट इज एफ? हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होता है आपके पास। एंड यहाँ पर अगर मुझे f लेकर के आना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहली बात, k भी चाहिए और f भी चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या? 2f/k, लेकिन उससे k से k कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे k से k कैंसिल। तो हम क्या करते हैं, आपके पास f जो आया है हाफ के एक्स, इसमें के एक्स की वैल्यू उठा के रख देंगे, कितना? ट्वाइस ऑफ, ये 2 उधर चला गया। तो अब आपके पास u है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ के, तो यहाँ पे ये रख देंगे, ये आएगा 4f² अपॉन 2k। देख लीजिए ध्यान से, हाफ के एक्स ही आता है ना? हाँ, हाफ के एक्स, नहीं हाफ नहीं आएगा, के एक्स आएगा, सिर्फ गलती मेरे से ही हुई है, ये आएगा भाई, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब यहाँ पे फोर्स तो सेम है, तो U1/U2 कितना आ जाएगा आपके पास? f² अपॉन 2k1 डिवाइडेड बाय f² अपॉन 2k2। 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, U1/U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? K2/K1। K2 कितना है बोलो? 3000, और K1 कितना है? 1500। तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 2:1। जो आंसर हमें 1:2 लग रहा था, वो आंसर एक्चुअली में है 2:1।
ठीक है, बस इतना।